स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको समझने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक के बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, जब कोई धातु इलेक्ट्रोड को मतलब किसी, जैसे हमने विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ा था कि दो अलग अलग अर्ध सेल होते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रोड को उसी के आयनों वाले विलयन में उसको डुबोया गया था। तो कोई भी धातु इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयन के विलयन के संपर्क में यदि रखा जाता है तो धातु इलेक्ट्रॉन खोकर मतलब त्याग करके धातु आयन में बदल जाता है, और जब वो धातु आयन में बदल जाता है तो वह आयन विलयन की ओर जाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि जो मेटल है, यहाँ पर एम मेटल को दिखा रहा है ना, धातु को। ये धातु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से वो आयनित हो जाता है, और आयनित होकर के वो जो है एक्वस या फिर जलीय विलयन में चला जाता है। तो यहाँ पर यदि जो धातु और उसके आयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो इसे अर्धसेल या एकल इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस प्रक्रम में यदि इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो उत्पन्न विभवांतर को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, और यदि प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उत्पन्न विभवांतर को अपचयन विभव कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन लिया है और यहाँ पर जिंक की छड़ ली है। तो जिंक से जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो जिंक की छड़ है इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनावेशित हो जाएगा, तो ये Zn2+ हो जाएगा। तो ये क्या होगा, जो इसका जो Zn2+ आवेश है वो विलयन में आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यही रह जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोड पर ही रह जाने के कारण ये ऋणावेशित होता है। तो इसको संतुलित करने के लिए साम्यावस्था पर एक जो धनावेश के उसके चारों तरफ, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ धनावेश की एक परत बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो है इसको शो कर रहा है कि यहाँ पर जो ऋणावेश है और जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से जैसे हम कॉपर की छड़ को लिए हैं, तो जो कॉपर की छड़ है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में Cu2+ आयन है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये कॉपर Cu में चेंज हो जाएगा, मतलब मूल अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो Cu2+ है, जब ये इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड जो है धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एक परत बना लेते हैं साम्यावस्था पर। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इस विभवांतर की उत्पत्ति की व्याख्या नर्नस्ट ने नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार इनका भी कहना यही था कि ये जो है, जब जो धातु इलेक्ट्रोड है, धातु इलेक्ट्रोड से जब धनायन के रूप में वह धातु जो है विलयन में जाता है तो इस प्रवृत्ति को धातु का वैद्युत विलयन दाब कहते हैं। और हमने उसको पहले बताया कि जैसे ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये एक्वस फॉर्म में दिखाएगा आयनित रूप में, और इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। और यदि इसके विपरीत, यदि विलयन में उपस्थित धातु के आयन को, वो विलयन को छोड़ करके वो इलेक्ट्रोड की तरफ यदि गमन करता है तो आयन की इस प्रवृत्ति को आयन का परासरण दाब कहते हैं। तो उसको हमने बताया कि जैसे यहाँ पर ये जो आयनित है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये सॉलिड फॉर्म में आएगा, और साम्यावस्था पर हम इसको कैसे लिखेंगे, मेटल और उत्क्रमणी का साइन लगाएंगे Mn+ N इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जो आवेश है, जो मेन जो धातु छड़ है वो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में है। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया कि ये जिंक की छड़ है, ये कॉपर की छड़ है, तो ये धातु के फॉर्म में है। और जो आयन है, आयन किस में आएंगे, विलयन में आएंगे। तो या तो जो जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो भी इलेक्ट्रॉन जो है विलयन में आता है, और यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो विलयन से ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ता है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साम्यावस्था पर जो ये क्रियाएं होती है इनका वेग बराबर होता है, और धातु पर एक निश्चित आवेश, चाहे धनावेश हो या ऋणावेश हो, वो आ जाता है। तो ये दो कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट की धातु की आयनों के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति, यानी कि धातु के वैद्युत विलयन दाब पर,
और दूसरा विलयन में धातु आयनों की सांद्रता। तो यहाँ पर इसमें धातु पर आवेश आ जाने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये विभवांतर 3 बातों पर निर्भर करता है, एक तो धातु और उसके आयनों की प्रकृति पर, दूसरा विलयन में धात्विक आयनों की सांद्रता पर, और तीसरा टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड विभव है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप है। इस आधार पर जो इलेक्ट्रोड विभव है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑक्सीकरण विभव। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। मतलब यहाँ पर जैसे जिंक सॉलिड फॉर्म में है और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और ये आयनित हो रहा है एक्वस फॉर्म में, ये इलेक्ट्रोड के रूप में है और ये जो है विलयन के फॉर्म में है। इसी प्रकार से इसके जस्ट विपरीत अपचयन विभव कहलाएगा कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या अपचयित होने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाती है। मतलब यहाँ पर जो मेटल है ये आयनित है और ये आयनित जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि कॉपर 2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये जली विलयन में हो रहा है और ये फिर जो है इलेक्ट्रोड की तरफ ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आजकल इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव के रूप में ही लिखा जाता है। मतलब इलेक्ट्रोड विभव ना लिख करके उसको अपचयन विभव शब्द के रूप में लिखा जाता है। अब चाहे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो या फिर अपचयन की क्रिया हो, इसमें दोनों के जो ऑक्सीकरण विभव है और अपचयन विभव दोनों का मान बराबर होता है, लेकिन उसके साइन जो है अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो जिंक का अपचयन विभव मान है वो -0.76 वोल्ट होता है। तो इसका ऑक्सीकरण विभव यदि हमको लिखना है तो इसमें जो हमने अपचयन विभव में बताया कि -0.76 वोल्ट, तो ऑक्सीकरण विभव के लिए हम लिखेंगे +0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से ये ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव को हमने देखा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विद्युत वाहक बल या सेल विभव। विद्युत वाहक बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल कहते हैं। जो विद्युत वाहक बल है, जैसे कि हमने देखा विद्युत रासायनिक सेल, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पहले विद्युत रासायनिक सेल का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इस शब्द से आप परिचित हो और ये आपको समझ में आ जाए। तो जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें हमने देखा था कि 2 अर्ध सेल होते हैं और दोनों अर्ध सेल को जोड़ने के लिए एक लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का मान कम और दूसरे इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का मान अधिक होगा। तो इस प्रकार से यदि विभवांतर के कारण निम्न अपचयन विभव से जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च अपचयन विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि उच्च ऑक्सीकरण विभव से इलेक्ट्रॉन निम्न ऑक्सीकरण विभव की ओर प्रवाह होने लगता है या उस ओर गमन करते हैं। तो इस प्रकार से हम विद्युत वाहक बल को परिभाषित करते हैं कि विद्युत वाहक बल किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। इसे वोल्ट से दर्शाते हैं। और जो सेल विभव है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेल विभव इक्वल टू राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव माइनस लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव। जो ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन राइट साइड माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट साइड, या फिर E0 इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। तो इस तरीके से जो विद्युत वाहक बल होता है इसमें सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों को के बीच एक वोल्ट मीटर को जोड़ करके ईएमएफ की गणना यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल की गणना की जाती है। तो जैसे हमने डेनियल सेल पढ़ा था, तो डेनियल सेल में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन के सांद्रण 1 मोलरता यदि है और 298 केल्विन पर है तो उसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.10 वोल्ट होता है। तो हम इसमें विद्युत वाहक बल की गणना कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं 2 न्यूमेरिकल से। तो पहला है हमको कि जो अभिक्रिया दी गई है उसके ईएमएफ की गणना करनी है। तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन में आपका अपचयन विभव का मान जो है E0 Zn2 प्लस Zn के लिए -0.76 है और E0 Ag प्लस
Ag के लिए 0.08 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, तो ऐसा हम इसमें क्या दिया है करके क्वेश्चन से हम इसमें आंसर में जब सॉल्व करेंगे तो पहले लिख देंगे। उसके बाद में जो इसमें अब हमको ये पता करना है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो जिस तरफ के अर्ध सेल की वैल्यू अधिक होगी वह कैथोड का कार्य करेगा। तो यहाँ पर Ag प्लस Ag की वैल्यू 0.80 वोल्ट है, तो ये कैथोड का कार्य करेगी। तो हम E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ऐसा ये फॉर्मूला लगा करके कैथोड की जगह हम 0.80 वैल्यू रख देंगे, माइनस लगाएंगे, और जो हमारे एनोड की वैल्यू है वो -0.76 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 1.56 वोल्ट हमें प्राप्त होगा। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें भी हमको इक्वेशन दिया गया है, इसमें भी ईएमएफ की गणना करनी है। इसमें हमको अपचयन विभव का मान दिया गया है। तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए अपचयन विभव का मान -0.76 वोल्ट है। और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये E0 इक्वल टू 0.76 वोल्ट इसका वैल्यू दी गई है। तो इसमें हम E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड का फॉर्मूला लगाएंगे। और कैथोड यहाँ पर जैसे हमको पता है कि जिसका अपचयन विभव का मान अधिक होगा वह कैथोड का कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो है Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें अपचयन विभव का मान 0.79 है। तो यहाँ पर इसका मान अधिक होने के कारण ही कैथोड का कार्य करेगा। तो हम कैथोड पर इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस, और एनोड पर हम जो है -0.76 वोल्ट रख देंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको अपचयन विभव E0 सेल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे 1.55 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने ईएमएफ की गणना करने देखा। अब हम देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव उस एकल इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है जो तब उत्पन्न होता है जब 3 बातें होती है। उस आयन का सांद्रण 1 मोलर लीटर इनवर्स हो जिसकी सापेक्ष इलेक्ट्रोड उत्क्रमणी है, ताप 298 केल्विन हो, और यदि गैस इलेक्ट्रोड हो तो गैसों का आंशिक दाब 1 वायुमंडली हो। तो यहाँ पर जो मानक इलेक्ट्रोड या फिर मानक अर्ध सेल स्वयं अकेला कार्य नहीं करता है, मतलब जो हम मानक इलेक्ट्रोड के रूप में अभी पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये स्वयं अकेला कार्य नहीं करेगा। मतलब किसी मानक इलेक्ट्रोड के परम इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करना संभव नहीं है। तो इसके लिए जो है प्रामाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड मान लिया गया है। मतलब प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड के रूप में हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे। इसका विभव जो है प्लस माइनस 0.000 वोल्ट यानी कि शून्य निर्धारित किया गया है, जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो देखते हैं हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसमें इसको SHE या फिर NHE से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देख रहे हैं, ये एक पात्र है, पात्र में जो कांच का पात्र है इसमें जो है 1 मोलर हाइड्रोजन क्लोराइड विलयन लिया गया है। इसमें इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पट्टी और ये प्लेटिनम का तार लगा हुआ है जो एक कांच के जैकेट के द्वारा घेरा गया है। और इसमें से जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया कराने के लिए जो है 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है। तो इसमें अभिक्रिया क्या होती है कि जब 1 वायुमंडलीय दाब पर और 298 केल्विन ताप पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित की जाती है तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित किया जाता है। तो इसमें H2 और H+ आयन के मध्य में साम्य स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड इस बात पर निर्भर करता है कि जो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की भांति कार्य कर रहा है कि एनोड की भांति कार्य कर रहा है। मतलब कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड जैसा भी कार्य कर सकता है और कैथोड जैसा भी कार्य कर सकता है। यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है तो सेल में जो अभिक्रिया है वो कैसे होगी, H2 गैस फॉर्म में से बनता है 2H++2 इलेक्ट्रॉन और इसको हम सेल के लिए कैसे लिखेंगे,
H2 1 एटमॉस्फेयर और कॉमा लगा करके हम इलेक्ट्रोड को दिखाएंगे प्लेटिनम, फिर एक सिंगल लाइन खींच करके उसका आयन दिखाएंगे, हाइड्रोजन आयन कितने सांद्रण का 1 मोलरता का। और यदि ये सेल कैथोड की भांति कार्य करता है तो यहाँ पर हम अभिक्रिया लिखेंगे 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन में चेंज होगा गैस फॉर्म में। यहाँ पर अपचयन विभव मान जो है ±0.000 वोल्ट रहेगा। सेल के फॉर्म में हम इसको 2H+1 मोलरता और एक सिंगल लाइन खींच करके H2 1 एटमॉस्फेयर और कॉमा लगा करके प्लेटिनम के फॉर्म में दर्शाएंगे। यदि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है तो हम उसके लिए उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड H2 गैस उत्क्रमणी का साइन लगा करके 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव 0 माना गया है। तो ये हमने देखा कि प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो हम अगले वीडियो में जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी सहायता से मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो द्वितीयक मानक इलेक्ट्रोड के रूप में कैलोमल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, जैसे हमने प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया, उसी प्रकार द्वितीय मानक इलेक्ट्रोड के लिए कैलोमल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कैलोमल इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव पोटेशियम क्लोराइड विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है और Hg2Cl2 को कैलोमल कहते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया या आपको समझ में आया? पसंद आया तो लाइक कीजिए, सभी बच्चों तक पहुंचे इसलिए शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।